दोस्तों मेरे पास काफी टाइम से एक क्वेरी आ रही थी कि सर मॉक की स्ट्रेटजी हमें बताइए सर। मॉक को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है सर। हमें सब्जेक्टिव थोड़ा बहुत क्लियर है, थोड़ा बहुत आइडिया है रिवीजन कैसे करना होता है, लेकिन मॉक को इन डेप्थ हम समझना चाह रहे हैं एज अ बिगनर। हमारे लिए मॉक की भूमिका क्या है, कितना इंपॉर्टेंट मॉक होता है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी गलती है जो हमें रियलाइज नहीं हो रही लेकिन बहुत ज़रूरी है, उस पर थोड़ा सा सर डिटेल करिए। तो आज एक कंप्लीट गाइडेंस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और मैंने इसका नाम दिया है सर कि मॉक एनालिसिस इक्वल टू साइंस ऑफ सिलेक्शन। जो इसको समझ जाएगा उसके लिए जो है वो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत बढ़िया हो जाएंगी और आपको ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आपकी परफॉर्मेंस में मिलेगा अगर आप इन बातों को कंसिस्टेंट फॉलो करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में दिया जाता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल स्क्रैच से हम लोग डेटा एनालिसिस करेंगे। देखिए, बैंकिंग एग्जाम में सिलेक्शन सिर्फ ज्यादा पढ़ने से नहीं होता, ठीक है। सिलेक्शन होता है स्मार्ट मॉक एनालिसिस करने से, अपने एक्यूरेसी परसेंटेज को समझने से, टाइम मैनेजमेंट से, इजी क्वेश्चन कैप्चर रेट आपका कितना अच्छा है उसमें, या फिर मैं कहूं कि मिस्टेक आप कितना कम से कम कर रहे हैं। इन सारे फैक्टर को से ये डिसाइड होता है कि आपके ओवरऑल जो है वो मॉक में मार्क्स कितने आएंगे। टॉप रैंकर्स जो है वो मॉक को सिर्फ टेस्ट नहीं देते हैं, एक रिपोर्ट की तरह एनालिसिस करते हैं। मतलब अपने आप को इन डेप्थ उसमें झोंक देते हैं कि मैंने अगर ये मॉक दिया है तो ओवरऑल मुझसे मिस्टेक जो है वो क्या हो रही है। जैसे अगर मैं थोड़ा फैक्चुअल डेटा पे जाऊं, मोस्ट स्टूडेंट, आपको लगता होगा कि पढ़ाई की वजह, देखिए पढ़ हर कोई रहा है, ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ रहे हैं या आपके साथ ही कोई नहीं पढ़ रहे हैं, बट हो क्या रहा है, आप मॉक एनालिसिस में अपने आप को वीक पा रहे हैं क्योंकि आपको या तो एनालिसिस करने का तरीका नहीं पता, या आप केवल मॉक देने के बाद एनालिसिस करने में आपको आलस आता है। पहली चीज, एरर ट्रैकिंग आपकी नहीं हो पाती। आप अपनी गलतियां देख तो रहे हैं कि आपसे ये मिस्टेक हो रही है, ना तो आपके पास कोई ट्रैकिंग शीट है, ना तो रिपोर्ट है, ना तो आपको कहीं दिख रहा है कि लास्ट के 10 मॉक में ये गलती करी है। ये कुछ भी आपको नहीं पता क्योंकि आपको लगता है कि यार ऐसा भी करना होता है क्या। बिगनर लोगों को तो ये भी होता है कि अच्छा इतना डिटेल एनालिसिस करना होता है, इस तरह से करना होता है। मेरे पास जो बात आती है, तो सर अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं जिसमें लैक्स ऑफ कंपटीशन है तो आपको इन चीजों को बनाना ही पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट आपको पता ही नहीं होता, सेम मिस्टेक आप बार बार जो है वो रिपीट किए जा रहे हैं। एग्जाम प्रिपरेशन, स्टडीज और टॉपर इंटरव्यू लगातार हमें ये बताते हैं कि ऐसे एस्पायरेंट जो सिर्फ मॉक देते हैं उनका जो है वो इंप्रूवमेंट स्लो होता है, लेकिन जो एस्पायरेंट सिर्फ मॉक एनालिसिस करते हैं उनका स्कोर नॉर्मल स्टूडेंट से काफी अच्छा होता है और काफी अच्छा ग्रोथ हम उनके ओवरऑल रिजल्ट में जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे मोस्ट स्टूडेंट इंप्रूव वेरी स्लोली बिकॉज उनका पैटर्न क्या होता है, मॉक दिया, स्कोर देखा और सीधे नेक्स्ट मॉक में आ गए। आई एम श्योर बहुत लोगों का, आपका भी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। हमें यह पता है कि 70-80% ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि आप अपने रॉन्ग क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व ही नहीं करते हैं। मिस्टेक डायरी कोई मेंटेन नहीं, पता ही नहीं कि ऐसा कुछ करना भी होता है या कुछ जरूरी होता है, कुछ नहीं करते हैं। एक्यूरेसी डेटा ट्रैक नहीं करते हैं और इससे होता क्या है कि सेम स्कोर रेंज में वो लगातार जो है वो अटके होते हैं, उसमें खास उन्हें कोई भी इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। ओके, अब समझिए केयरलेस मिस्टेक क्या होती है। स्टूडेंट सोचते हैं कि सर मेरा कॉन्सेप्ट वीक है, रियलिटी क्या है, बहुत मार्क्स केयरलेस मिस्टेक्स में जो है वो चले जाते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे देखूं बिगनर लेवल पे आपको, चलिए बिगनर में तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आपको नहीं पता है कि कहां पे सीरियसनेस रखनी चाहिए, कहां नहीं रखनी चाहिए, एग्री कि वहां पे ठीक है आपके साथ चैलेंज आते हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे आप थोड़ा सीखते हैं, लेकिन अगर आप इस लेवल को ग्रैप नहीं करते, देखिए टॉपर का मतलब होता है, टॉपर कोई अलग से कोई स्टूडेंट नहीं है। टॉपर वो है जो अवेयर है, जिसको अवेयरनेस है कि कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, कहां पे कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उसे हम टॉपर कहते हैं। टॉपर की डिफिनेशन क्या होगी कि उसे ये चीज क्लियर मालूम है कि यार मुझे ना, अगर ये मैं कंप्लीट मॉक दे रहा हूं और एक ही पैटर्न के सिलॉक का सम नॉट कॉन्सेप्ट कई बार मुझसे गलत हो रहा है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरी मिस्टेक इस कॉन्सेप्ट में है।
अब इस कॉन्सेप्ट को मुझे कितना जल्दी जो है वो बेहतर करना है, ये मेरे ऊपर है। जितना जल्दी मैं फोकस करूंगा मुझे जो है वो इसकी हेल्प मिलेगी। ठीक है, ओके। इसलिए टॉपर स्पीड से पहले स्टेबिलिटी जो है वो डेवलप करते हैं। जैसे कैलकुलेशन एरर का जो परसेंटेज आप देखिए, क्वेश्चन आप मिसरीड कर रहे हैं, ये लोगों को नहीं समझ में आता, बाद में रियलाइज होता है। ये बिगिनर लेवल पे तो बिल्कुल नहीं समझ में आता। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आपको दिमाग में 6 + 7 आपको मालूम है कि हाँ 13 करना है, लेकिन वो करते करते कब आपको 8 + 7 15 लग जाएगा, और चूंकि आपने मिसरीड कर दिया, सॉल्व कर दिया, दिमाग में भी कैलकुलेशन दूसरी बना दी, और आप सोचेंगे मुझसे मिस्टेक कहां हो गई। तो मिसरीड करना एक बहुत जो है वो गड़बड़ होता है। टाइम प्रेशर का पैनिक लेते हैं, भाई आप मॉक ही नहीं देंगे तो रियल सिमुलेशन को फील कैसे करेंगे, टेम्परामेंट आप फील कैसे करेंगे। आप मॉक नहीं दे रहे हैं, अल्टरनेटिव कभी कभी मॉक दे रहे हैं, तो आप वो जो एग्जाम सेंटर में जब आप 100 स्टूडेंट के बीच में अपना पेपर दे रहे होते हैं तो प्रेशर आपके साथ होगा ही होगा। और सिली मिस्टेक्स की जो एरर है या मार्किंग एरर है, ये आपके साथ जो है वो एक कॉमन प्रॉब्लम जो है वो होती है। मॉक प्लेटफॉर्म का जो डेटा एनालिसिस है वो ये कहता है कि क्वेश्चन सॉल्व बाय 70-90% स्टूडेंट जो है वो इजी फोकस करते हैं, 40-70% मॉडरेट एंड बिलो 25% जो है वो टफ। इजी क्वेश्चन सिलेक्शन करवाते हैं, स्टूडेंट को लगता है टफ पजल मैंने कर लिया तो सिलेक्शन पक्का होगा। रियलिटी ये है कि मोस्टली आपको इजी मॉडरेट क्वेश्चंस को ही जो है वो प्रायोरिटी देनी होती है। एज अ टीचर हमेशा हम ये कहते हैं कि आप कभी भी बिगनर लेवल, जैसे मैं रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बताऊं, तो आप शुरुआत कभी भी सिटिंग पजल से मत करिए, क्योंकि आप इसमें अगर एक भी, देखिए इसमें चांसेस क्या होते हैं, हो सकता है आप 10 बार ट्राई करेंगे, 1-2 बार आपको जीत मिले, पर 8 बार आपको हार मिलेगी। ऐसा कारण यह है कि एक पजल आप ट्राई कर रहे हैं, आपको दूर से दिखा कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आप सॉल्व करने गए तो आपसे सॉल्व ही नहीं हुआ। अब उसमें 1 मिनट लगा, फिर इंसान क्या होता है कि इमोशनली हो जाता है, ईगो में ले लेता है कि यार मुझे ना अब इसको सॉल्व करना ही करना है। फिर वो 1 मिनट का 2 मिनट, 3 मिनट, फिर 3 मिनट, जैसे 2 मिनट से ऊपर होगा अब आपके दिमाग में प्रेशर आ जाएगा। 20 मिनट का पेपर है, एक क्वेश्चन अभी बना नहीं, 17 मिनट बचे हैं मुझ में, मतलब मेरे पास अभी 30 जो है वो मार्क्स मुझे लाने हैं। तो वो प्रेशर ना बने बनाए आपके पैटर्न को खराब कर देता है, और ये लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आपको इन पैटर्न को भी थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। एस्पायरेंट का बिगेस्ट लॉस जो है वो कहां होता है, टफ क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन मिस करने का। जैसे स्टूडेंट ए है, इसने 80% इजी करेक्ट किए, टफ को ट्राई किया और फाइनल स्कोर जो है वो लो आ गया। इसने क्या किया, 95% इजी क्वेश्चंस को करेक्ट किया, टफ को सिलेक्टिव किया कि हाँ भाई देखूंगा ठीक होगा, तो अदरवाइज तो मेरे ये नंबर तो हैं ही। तो इसके जो फाइनल स्कोर होते हैं वो ओवरऑल इससे बेहतर होते हैं। ये डिफरेंस आपने कभी ऑब्जर्व किया, शायद कभी किया ही ना होगा। आज मैं पहली बार बता रहा हूं, थोड़ा आपका दिमाग चल रहा होगा कि हाँ यार मैं उस पजल को ट्राई करने जाता हूं, इजी क्वेश्चन करने के बावजूद मैं उन सवालों को जो है वो ईगो में लेके ट्राई करने की कोशिश करता हूं, और इससे होता क्या है कि मेरा बना बनाया पैटर्न जो है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये आपके इस फॉर्मेट को प्रॉपर फॉलो ना करने की वजह से जो है वो होता है। ठीक है, ओके। इजी क्वेश्चन की एक्यूरेसी एज अ टॉपर 90-95% होती है, मॉडरेट क्वेश्चन 75-85%, टफ क्वेश्चन 40-60% जो है वो परसेंट। यानी ऑलवेज आपको प्री में तो आपको उसको फोकस करना ही है, मेंस में भी आपको पता है कि आपकी स्ट्रेटेजी ऑलवेज सेलेक्टिव होती है। मेंस में आपको केवल डिसेंट मार्क्स गेन करने होते हैं, टॉप करने की आवश्यकता नहीं होती। ये स्ट्रेटेजी आपको वहां भी जो है वो फॉलो करनी होती है। मोस्ट स्टूडेंट मॉक देने के बाद सिर्फ स्कोर देखते हैं, टॉपर क्या करते हैं, आपके क्वेश्चन कौन से गलत हुए, एरर कहां पे हुई है, पर्टिकुलर किस क्वेश्चन में कितना टाइम, ये सब आप जो भी आप मॉक किसी भी प्लेटफॉर्म का आप मॉक दे रहे होंगे, ये सब डेटा उसके अंदर होता है। सारा डेटा आपको जो है वो वहां पे मिलता है। आप देख लीजिए आप कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं। एक्यूरेसी परसेंटेज क्रॉस चेक करते हैं, टॉपिक वाइज अपनी वीकनेसेस देख रहे होते हैं। 70-80% स्टूडेंट सेम रिपीट मिस्टेक करते हैं, इसी वजह से स्कोर जो है वो मंथ तक इंप्रूव नहीं होता। अगर आपके पास ये वाली ट्रैकिंग शीट नहीं है, अगर आपको नहीं पता कि आपके रॉन्ग क्वेश्चन कितने काउंट हुए हैं, काउंटेबल आपके अटेम्प्टेड रॉन्ग कितने हुए हैं, आपको नहीं पता कि आपसे एरर कहां पे हो रही है, या फिर टाइम स्पेंड पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना लग रहा है। भाई 20 मिनट का पेपर है, अब 20 मिनट में आप किसी एक क्वेश्चन में 2-3 मिनट दे देंगे तो ये बहुत, इसको अच्छी एक्यूरेसी नहीं मानी जाएगी। फिर आपको ये पता कि आपको पता ही नहीं है कि आपको करना कैसे है। ठीक है, तो ये चीजों को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। हर क्वेश्चन, हर रॉन्ग क्वेश्चन 2 रीजन की वजह से जो है वो क्या कहते हैं गड़बड़ होते हैं। एक तो ये है
ये आपकी कॉन्सेप्ट वीकनेस है, आपको पता ही नहीं। जैसे मैंने कहा कि सिलॉक का सम नॉट कॉन्सेप्ट जो है वो आपसे बार बार जो है वो रॉन्ग हो रहा है। मान लीजिए आपने मॉक दिया और सम नॉट कॉन्सेप्ट आपसे बार बार रॉन्ग हो रहा है, तो इसका पहला साइन ये है कि भाई आपको या तो उसका जो एक बेसिक रूल है वो आपको नहीं पता, लॉजिक आपको समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट पढ़ने के बावजूद, गेस मारने का आप ट्राई करें, चलो ठीक है ये वाला सही हो सकता है, या न्यू पैटर्न कोई कुछ भी थोड़ा सा जो आपने बेसिक पढ़ा है उसमें से कुछ भी थोड़ा सा अलग दे देगा तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हो क्या रहा है, स्टूडेंट का ऑलमोस्ट 55 to 60% स्कोर लॉस केवल कॉन्सेप्ट वीकनेसेस की वजह से होता है, जिनको वो इनिशियल लेवल पे बहुत लाइटली लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मैं हमेशा बोलता हूं कि लेट सपोज मान लीजिए आपका सम नॉट कॉन्सेप्ट गलत हो गया सिलॉक के अंदर, तो अब आपको करना क्या है, सेम क्वेश्चन के मिनिमम 10 से 15 तो बनाना ही है, वैसे आइडियली आपको 20 से 30 बनाने चाहिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप बनाइए, 24 घंटे के अंदर आप रिवीजन करिए। 24 घंटे का रिवीजन रिटेंशन को ऑलमोस्ट 2x कर देता है। जैसे मान लीजिए आज आपने कोई एक मॉक दिया, उस मॉक को एनालिसिस करने आप बैठे, आपको पता चला कि मेरे 6 तरह के अटेम्प्टेड क्वेश्चन गलत हुए, यानी जब आप अटेम्प्ट किए होंगे तो ये सोच के किए होंगे कि तो ट्रू होगा, लेकिन जब वो गलत हो गया तो आपने उन 6 कॉन्सेप्ट को पकड़ा, सभी के 10-10 क्वेश्चन लिए, 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। एक आपने आज सुबह जब एनालिसिस कर रहे हैं तब आपने कर लिया, और एक बार रात में आपने एक बार और जो है वो रिवाइज कर लिया, तो आपका वो कॉन्सेप्ट जो रिटेंशन है ना वो आपका अच्छा खासा बढ़ जाता है जिसका फायदा आपको एग्जाम में होता है। ठीक है, ओके। केयरलेस मिस्टेक क्या होती है, कॉन्सेप्ट आता था फिर भी मार्क्स चले गए, मतलब क्या क्या हो सकता है, ऑप्शन आपने गलत टिक किया, कैलकुलेशन एरर हो गया, नॉट को नाउ पढ़ लिया, डेटा मिस कर लिया। सीरियस एस्पायरेंट भी एवरेज 5-10 जो है वो केयरलेस मिस्टेक जो है वो समटाइम कर देते हैं, लेकिन जो है इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस जो है वो आपको स्लो करनी पड़ेगी, डेली कैलकुलेशन ड्रिल्स, और लास्ट के 5 मिनट्स में रीचेक की हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। देखिए, जब तक आप क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे नहीं, आप मिसरीड करते रहेंगे। जब तक आप मिसरीड करते रहेंगे, इसका नुकसान आपके ओवरऑल मार्क्स गेन में आपका होगा ही होगा। और ये बात अगर आप समय से नहीं समझेंगे तो मॉक का लगातार जो मार्क्स डिक्रीज होगा वो आपको सिखाता ही रहेगा कि अभी टाइम है, इंप्रूव कर लो, अदरवाइज प्रॉब्लम आपको आगे चल के काफी ज्यादा होगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मॉक प्लेटफॉर्म ये दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर लिखा है 70% स्टूडेंट वाले क्वेश्चंस, हाउ मेनी स्टूडेंट सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगर 70% स्टूडेंट ने सॉल्व किया और आप नहीं कर पाए, इसका मतलब यह है कि इजी मार्क्स जो है वो लूज हुए। जैसे हम लोग जब एक एग्जाम एनालिसिस करते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि देखो 35 में से ना एवरेज बच्चों ने अटेम्प्ट जो है वो 28-30 किया। एवरेज मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट, मतलब 100 बच्चे थे, उसमें 60-70 बच्चे कह रहे हैं कि हाँ 28-30 तो मेरा जो है वो नंबर आएगा। इसका मतलब 28-30 काफी इजी पैटर्न होंगे, और अगर आपके मार्क्स वहां गेन हो रहे हैं, इसका मतलब वहां गेन नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपने इजी क्वेश्चंस में भी अपना लॉस जो है वो करवाया है। ठीक है, ओके। बैंक एग्जाम में सिलेक्शन मोस्टली इजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चंस कैप्चर पर डिपेंड करता है, नॉट सॉल्विंग टफेस्ट पजल या टफेस्ट क्वेश्चन। हमेशा आपको इजी को जो है वो पहले जो है वो करना चाहिए। जैसे एक ट्रेंड आप देखिए, एवरेज एस्पायरेंट टफ पे टाइम वेस्ट करते हैं, इजी को मिस कर जाते हैं, ओवरऑल लो स्कोर होता है। टॉपर क्या करता है, इजी में अपना जो है मतलब टफ में सबसे पहले इजी को सिक्योर करता है, टफ को सिलेक्टिव करता है, और इसका जो नतीजा होता है वो क्या होता है, हाई स्कोर बनता है। तो आपको बिल्कुल भी मतलब जिसे कहते हैं ना तुर्रम खानी नहीं करनी है। जैसा ट्रेंड फॉलो हो रहा है, जैसे उस ट्रेंड को फॉलो करके लोग सिलेक्शन ले रहे हैं, तो आप कुछ अलग तो नहीं है, तो आप भी सेम ट्रेंड फॉलो करेंगे तो आपका भी आप में भी उसका जो है वो ओवरऑल बेनिफिट ही होगा। भाई आप क्यों लोगों के इंटरव्यू देखते हैं, यही कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, उनकी स्ट्रेटेजी यही होती है सर, जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, वो अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं, वो यही फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंट फॉलो करते हैं, और उनके मार्क्स धीरे धीरे उनको इंप्रूवमेंट जो है वो दिखने लगता है लगातार। ठीक है, ओके। तो इजी क्वेश्चन की एक्यूरेसी आपको ऑलवेज 90% के ऊपर रखनी पड़ेगी प्लस सेलेक्टिव, और मॉडरेट क्वेश्चंस की एक्यूरेसी आपकी 75 to 80% जो है वो आपका होना चाहिए। ठीक है,
20-25% वाले टफ क्वेश्चन ये मेंस में गेम चेंजर होते हैं। समझिए, रिसेंट बैंकिंग मेंस एग्जाम में क्या होता है, पजल की डिफिकल्टी इंक्रीज हुई है, डीआई थोड़ा लंबी हुआ है और मल्टी कॉन्सेप्ट क्वांट क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। हार्ड क्वेश्चन इग्नोर करना मतलब मैं कहूंगा एक प्रकार से डेंजरस गेम है मेंस में। मेंस में आपकी अप्रोच बहुत सिलेक्टिव हो जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई, अगर 50 जैसे मैं हमेशा जब स्ट्रेटेजी वीडियो करता हूं तो ऑलवेज ये कहता हूं कि अगर 50 नंबर का पेपर है तो अगर लेट सपोज मैं कहता हूं कि एज एक्स सर्विसमैन, तो हाँ भाई 15-17 मार्क्स का एक मार्जिन होता है। आप अगर इस मार्जिन को गेन कर लेते हैं तो आप निश्चिंत होकर बैठिए, क्योंकि एज पर ट्रेंड अभी तक के जो दिखे हैं उसमें इतना ही मार्क्स रहा है। और लास्ट ईयर जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी उसका फायदा लोगों ने अपने सिलेक्शंस पे देखे हैं। तो वो स्ट्रेटजी से ट्रेंड के हिसाब से होती है, कभी भी डेटा के हिसाब से ही हम आगे के बारे में एक प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं कि क्या बन सकता है। तो हमेशा आप ट्रेंड फॉलो करिए, कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाइए। कोई भी आप ऐसा नया तरीका मत अपनाइए, क्योंकि आप ऑलरेडी बिगिनर हैं सर। आप इतना दिमाग अगर आपको लगाना होता तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कुछ आपके लूप होल्स हैं, आपके मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम्स है। और वो क्यों है? क्योंकि आप अभी तक अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। अपनी स्ट्रेटेजी मतलब आपको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि क्या स्ट्रेटेजी है। तो सर अगर आप ट्रेंड फॉलो नहीं करते तो आपको इसका नुकसान होगा। इसलिए मैं सबसे पहले कहूंगा कि ऑलवेज ट्रेंड के साथ चलें। अगर मेजॉरिटी बच्चे उस चीज को कर रहे हैं, उसमें उनको फायदा है, तो आपको भी सर वो फायदा मिलेगा। टॉपर भी हर टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं, पैटर्न को जो है वो लर्न करते हैं, पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, अपनी जो है वो उसकी क्या कहते हैं सॉल्यूशन जो है वो एबिलिटी बढ़ाते हैं। और हमेशा कोशिश करते हैं कि जब मॉक दें और मॉक के बाद गलत हो रहा है तो उसको एनालिसिस करें, डीप एनालिसिस करें। ये टॉपर हमेशा करता है, जिससे उसके मार्क्स में उसे बेहतरी जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, ओके। स्टूडेंट जो टफ क्वेश्चन का पोस्ट एनालिसिस करते हैं उनका मेंस स्कोर ग्रेजुअली 15 से 25 मार्क्स का इंप्रूवमेंट होता है एक समय अंतराल के बाद। जैसे अगर मैं आपसे कहूं सिलेक्शन का हिडन फॉर्मूला क्या है, अटेम्प्ट्स और एक्यूरेसी परसेंटेज। सिर्फ अटेम्प्ट बढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपने 90 अटेम्प्ट किया और 60% एक्यूरेसी है तो आपका मार्क्स केवल 54 में ही जाके रुक जाएगा। लेकिन अगर आपने 75 अटेम्प्ट किए हैं और 90 एक्यूरेसी है तो आपका मार्क्स 67 पे यहां पे जाएगा। इसका क्या मतलब है कि कम अटेम्प्ट वाला स्टूडेंट जो है वो क्या हो गया, जीत गया। क्यों? क्योंकि उसने सर एक्यूरेसी को प्रायोरिटी दी रेदर देन कि केवल मुझे अटेम्प्ट करना है। आप हवे में 100 अटेम्प्ट करके आ जाएंगे, आपका नहीं सिलेक्शन होगा सर। आपको अपनी एक्यूरेसी पे काम करना ही पड़ेगा, वो आपके फाइनल सिलेक्शन में आपकी काफी मदद करेगा। ठीक है, ओके। अब आइडियल एक्यूरेसी देखिए, प्री में तो ऑलवेज आपका 85 प्लस तो होना चाहिए और मेंस में आपका 75 to 85 सिलेक्टिव, क्योंकि मेंस में हमें टॉप नहीं करना है, मेंस में सारे मार्क्स नहीं गेन करने हैं, मेंस में बहुत हमें तुर्रम खानी नहीं करनी है। हमारी अप्रोच केवल सिलेक्टिव होगी, जिससे मैं एक डिसेंट मार्क्स यहां पे निकाल पाऊं। ठीक है। मोस्ट एस्पायरेंट मॉक देते हैं, स्कोर देखते हैं, नेक्स्ट मॉक। टॉपर क्या करता है, मॉक दे रहा है, एनालिसिस कर रहा है, अपनी मिस्टेक को ट्रैक कर रहा है और इंप्रूवमेंट जो है वो ला रहा है। आपको इस रेंज में आना है सर। केवल मॉक देने सिलेक्शन होते, न जाने कितने आज जो है वो बैंक में जो है वो कैंडिडेट आज पहुंच गए होते, आज वो बैंकर बन गए होते। एनालिसिस करने पे ज्यादा जोर दीजिए रेदर देन कि आप केवल मॉक दे रहे हैं। एनालिसिस करना ही आपकी ग्रोथ को जो है वो अच्छे से जो है वो समझाएगा। ठीक है, ओके। सिंपल समझिए, रॉन्ग अटेम्प्ट जो गलत हुए उसको ट्रैक करिए, टॉपिक समझिए, मिस्टेक का रीजन समझिए और अपनी मेथड को करेक्ट करिए सर जब आप मिस्टेक करते हैं तो। ओवर टाइम क्वेश्चन करेक्ट था आपका सवाल, ठीक है, लेकिन आपका समय ज्यादा लग गया। मतलब लेट सपोज सिलॉक का सम नॉट कॉन्सेप्ट था, आपसे बन तो गया, लेकिन जहां पे नॉर्मली दूसरा सिलॉक 30 सेकंड लिया था, इस वाले कॉन्सेप्ट में आपका 1 मिनट लग गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन वो सही करना भी आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि ओवर टाइम ओवरऑल मार्क्स आपके कम होंगे। तो आप सही तो कर रहे हैं लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, टाइम बाउंडेड मैनर को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आपको यहां क्या करना है, मैनी स्टूडेंट लूज सेक्शनल कट ऑफ बिकॉज एक्यूरेसी अच्छी होती है लेकिन स्पीड पुअर। देखिए क्यों, आपका जो प्री है वो आपका स्पीड का गेम है, एक्यूरेसी तो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन प्री में आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। तो जिस कॉन्सेप्ट में मिस्टेक है, डीप एनालिसिस करें ताकि आपकी स्पीड भी जो है वो बेहतर हो। क्वेश्चन देखकर आइडिया ही नहीं आया, ठीक है, तो ये एक्चुअल में आपका क्या कहलाता है, ये आपका वीक एरिया डेटा कहलाता है। मतलब इसमें आपको सबसे ज्यादा आपको हवा ही नहीं लगी क्या बोल रहा है क्वेश्चन।
आपके मॉक में ही आया, आपके पेपर में ही आया, लेकिन आपको हवा नहीं लग रही कि यार इसकी अप्रोच मैं कैसे करूं, ये क्या सवाल पूछ लिया है, इसको मैं कैसे बनाऊंगा। तो ये आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा कंसर्निंग होता है, इसको आपको डिटेल जो है वो समझना पड़ेगा। अब देखिए, आफ्टर एवरी मॉक क्या आपने रॉन्ग अटेम्प्ट्स में वीकनेस आइडेंटिफाई करी, ओवर टाइम क्वेश्चन में स्पीड इशू देखा आपने, नो अप्रोच क्वेश्चन में नॉलेज गैप क्या आपने चेक किया, एक्यूरेसी परसेंटेज आपने देखा कि भाई एक्यूरेसी अगर कम हो रही तो मैं मेरा सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन इस पे बहुत डिपेंड करेगा। टॉपिक वाइज स्कोर आपका प्रायोरिटी जो है वो डिसाइड कर देते हैं, और टाइम पर क्वेश्चन आपकी स्पीड को ऑप्टिमाइज करने में आपकी काफी मदद करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, हर दिन इवनिंग के बाद डायरी को आप रिवाइज करिए, जो आप अपनी मिस्टेक्स को जो लिख रहे हैं, अपने मिस्टेक्स के पैटर्न को लगातार समझो कि आपसे क्या गलती हो रही, क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं। फास्टेस्ट सॉल्यूशन मेथड को जो है वो आप जो है वो देखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट मॉर्निंग 1 वीक टॉपिक चूज करिए और कम से कम 50 क्वेश्चन की, वैसे 50 ज्यादा, अगर आप 20 क्वेश्चन भी कर लेते हैं अच्छी एक्यूरेसी के साथ, आप 20 क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको ओवरऑल उस पर्टिकुलर टॉपिक में काफी अच्छी ग्रोथ और काफी अच्छा कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर टाइम आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई एस्पायरेंट वीक में 4-5 मॉक देते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, मिस्टेक डायरी मेंटेन करते हैं, तो आप समझिए कि 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ के अंदर आपका सर ऐसा रैंक जंप होगा जो आपकी स्वयं की थॉट से परे होगा। आप इसको एक बार ट्राई करिएगा सर, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप इसको ट्राई करिएगा। अगर आप इन 3 चीजों को रेगुलर ट्रैक कर रहे हैं सर, रेगुलर ट्रैक कर रहे हैं, तो आप नॉर्मल से बहुत अलग हो जाएंगे और लिटरली आप टॉप 10% ऐसी कैटेगरी में आ जाएंगे जो सिलेक्टेड बच्चों का जोन होता है, क्योंकि वो लगातार अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे होते हैं, ठीक है सर, ओके। तो फाइनल में आपको यही कहूंगा, मॉक डज नॉट इंप्रूव स्कोर, मॉक एनालिसिस इंप्रूव स्कोर। मोस्ट एस्पायरेंट सिर्फ मॉक दे रहे हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट मॉक डेटा एनालिसिस करते हैं, दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। मतलब कि टॉपर और एवरेज दोनों सेम ही सिलेबस पढ़ रहे हैं, सेम मॉक देते हैं, बस डिफरेंस क्या है, पोस्ट मॉक एनालिसिस क्वालिटी एक टॉपर माइंडसेट का स्टूडेंट करता है, और वीक वाला चलो लोगों ने बता दिया कि मॉक देना होता है, मॉक देके उन्होंने खत्म कर दिया। मॉक देना प्रिपरेशन है सर, लेकिन मॉक एनालिसिस करना ही असली सिलेक्शन स्ट्रेटेजी है। तो आपने ओवरऑल इस वीडियो का सारांश क्या समझा कि आपको एनालिसिस करना है, डीप एनालिसिस करना है, लगातार ट्रैक करना है, अपनी मिस्टेक्स को लगातार फाइंड आउट करना है, और एक बार अगर आपने ये पैटर्न का ट्रेंड पकड़ लिया सर, आप यकीन माने आपको इसमें इंप्रूवमेंट जो है वो बहुत मिलेगी। ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा, अपने विचार आप जरूर रखिएगा कि आपको इसमें कितनी इंप्रूवमेंट मिली है सर। 2026 के बड़े एग्जाम्स के लिए एग्जाम ट्यून ने फिलहाल सर डेडिकेटेड हमने निर्माण का क्लर्क स्पेशल फाउंडेशन बैच हमने सभी ग्रेजुएट बच्चों के लिए रखा है, ये क्लर्क फाउंडेशन बैच है। इसके अलावा सर हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए, हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स रिटायर्ड सर लोगों के लिए डेडिकेटेड हमने मोस्ट अवेटेड पल्टन एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन यानी क्लर्क फाउंडेशन लॉन्च किया है। इस फाउंडेशन से आप कंप्लीट स्टडी सर सभी क्लरिकल लेवल एग्जाम्स की कर सकते हैं, जिसके लिए आप मोस्ट एलिजिबल होते हैं, जिसके लिए आपको बैंकिंग इंश्योरेंस की तैयारी करनी होती है, तो ये पल्टन एक्स सर्विसमैन डेडिकेटेड क्लर्क फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा फिलहाल आरबीआई असिस्टेंट का भी प्रगति मेंस चल रहा है, और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का वीर एक्स सर्विसमैन बैच जो बैच हमारा आरबीआई असिस्टेंट का चल रहा है। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैच को अवेल करें सर, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हमारे बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए, जिसकी प्राइसिंग 12 मई के बाद बढ़ जाएगी। बैंक महापैक क्या होता है, सभी ग्रेजुएट बच्चों के लिए अगले 1 साल तक जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे, उसके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा मोस्ट अवेटेड मोस्ट स्पेशल एक्स सर्विसमैन सुपर पैक, ये डेडिकेटेड केवल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें अभी तक के जितने भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बैच बन चुके हैं वो मिल जाएंगे, करंट में ऑन गोइंग एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बैचेस हैं वो मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बैचेस हैं वो भी आपको इसके अंदर जो है वो मिल जाएंगे। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं सर, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं ऐसे चैनल पे गया सर, मैंने ऐसे रीजनिंग बाय अर्पित सर सर्च किया, जैसे मैं यहां पे जाऊंगा तो ये सच है, मान लीजिए कोई वीडियो, मान लीजिए मैं लाइव सेक्शन में गया, लाइव सेक्शन में जाके जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, तो क्लिक करते ही सर जैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आपको सबसे ऊपर यहां पे बैंक महापैक की जो है वो लिंक मिल जाएगी।
आप इसको अवेल करते समय कहीं भी कोड की आवश्यकता पड़ती है सर, आप सिंपल मेरा नाम ARPIT यूज कर लीजिएगा, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है वो इसके अंदर भी प्रॉपर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाता हूं, जैसे आप यहां पे जाएंगे, ये ठीक नीचे अगला क्या है, अगला आपको यहां मिल जाएगा एक्स सर्विसमैन सुपर पैक। जैसे आप सुपर पैक पे आपने यहां पे क्लिक किया, क्लिक करते ही आपको ये सुपर पैक मिल गया। आप बाय नाउ पे गए सर, बाय नाउ मान लीजिए आपने ये आपके पास ऑप्शन दिया है, लेट्स सपोज आपने 19 मंथ का जैसे क्लिक किया बाय नाउ पे, तो आप बस इस कोड को हटाएंगे और यहां पे सिंपल आप यूज करेंगे ARPIT। तो ARPIT आप यूज करेंगे, आपको डायरेक्टली सर यहां पे क्या हो जाएगा, बाय नाउ पे क्लिक करके आप इसको अवेल कर सकते हैं, मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं सर आपको पैटर्न बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और कहीं कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।